नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि हमारे देश में आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक भी है, वो है एलिमनी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलिमनी क्या है, कौन कौन इसको क्लेम कर सकता है, क्या सिर्फ वाइफ एलिमनी क्लेम कर सकती है या हस्बैंड भी इसे कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्लेम कर सकते हैं, एलिमनी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, एलिमनी किस किस को कब कब पे करना होता है, हर रिलीजन में एलिमनी को लेके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हमारे देश में जो हमारे देश का कानून है उसमें एलिमनी को लेके क्या क्या प्रावधान है। आखिर में हम ये भी समझेंगे कि किन सर्कमस्टेंसेस में आप एलिमनी अवॉइड भी कर सकते हो या एलिमनी देने से बच भी सकते हो। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि प्रॉपर्टी जो है उसमें एलिमनी देते वक्त वाइफ का या जो भी स्पाउस एलिमनी क्लेम कर रहा है उसका कितना हिस्सा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है एलिमनी के ऊपर, जिसमें हम इन सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो हमारा पर्पस है, एज बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन नोएडा, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो हमसे ये चीज जरूर पूछते हैं, एक बार या दो बार, ये मजाक में ही पूछते हैं कि प्रॉपर्टी ले तो रहे, किसके नाम पे ले, कहीं एलिमनी में ये सारी प्रॉपर्टी चली ना जाए या वाइफ को ना देनी पड़ जाए, या डाइवोर्स हो गया तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी। मजाक मजाक में तो हमने सोचा क्यों ना एक एलिमनी के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ही बनाए, जिससे ये जो डाउट है लोगों के, जो छोटे मोटे डाउट्स हैं, ये क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं एलिमनी के वो सारे एस्पेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिमनी होता क्या है। एलिमनी या स्पाउसल सपोर्ट एक फाइनेंशियल हेल्प है जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को डाइवोर्स के बाद देता है। ये पेमेंट लमसम भी हो सकती है या मंथली मेंटेनेंस के रूप में भी आप अपने फाइनेंशियली डिपेंडेंट स्पाउस को पे कर सकते हैं, जो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, ये डिसीजन जज का होता है, डिस्क्रिप्शन होता है जज का। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई रूल बना हुआ है या फिक्स्ड रूल है। जज बहुत से एस्पेक्ट्स देखता है तब ये डिसीजन वो लेते हैं। ये स्पेशली उन स्पाउसेस के लिए होता है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं या जिन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया होता है ड्यू टू मैरिज। चलिए अब हम जानते हैं हु कैन क्लेम एलिमनी। दोस्तों, इंडिया में कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एलिमनी सिर्फ वाइफ को ही मिलती है, क्योंकि जनरली रिसेंट जो हमारे केसेस हैं उसमें ऐसा ही देखा गया है, या कोई भी केस हो तो वाइफ एक्चुअली डिपेंडेंट होती है हस्बैंड पे, तो एलिमनी जनरली वाइफ को मिलती है। पर एक्चुअली वाइफ और हस्बैंड दोनों एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ये नहीं है कि हर रिलीजन में ये है, ये रिलीजन टू रिलीजन डिपेंड करता है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन में अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एलिमनी के क्लेम के लिए, और जो हमारा लॉ है उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इंडिया में जनरली जो स्पाउस डिपेंडेंट होता है, हमारा लॉ उसको अलाउ करता है एलिमनी क्लेम करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स जो हमारे देश में हैं उनमें एलिमनी को लेके क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जो हमारे देश का यूनिफॉर्म लॉ है एलिमनी को लेके वो क्या है, उस लॉ के अंतर्गत कौन कौन एलिमनी क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, एज पर आवर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमारे हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट सारे कपल्स आते हैं, इस एक्ट के अंदर दोनों स्पाउसेस एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट दोनों के इनकम, प्रॉपर्टी और कंडक्ट को देखकर एलिमनी डिसाइड करती है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, पेंडिएंट लाइट मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस भी जिसे कहा जाता है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान दिया जाता है। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग परमानेंट एलिमनी, जो डाइवोर्स के बाद दिया जाता है। तो ये दो सेक्शंस हिंदू मैरिज एक्ट में डील करते हैं एलिमनी से। मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम कपल्स के लिए एलिमनी का रूल थोड़ा अलग है। मुस्लिम वुमन को इद्दत पीरियड के दौरान मेंटेनेंस मिलता है। अगर ये मेंटेनेंस नहीं मिलता तो वाइफ मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले सकती है, और अगर मार या प्रॉपर्टीज का पेमेंट नहीं होता तो वाइफ उन्हें क्लेम कर सकती है। क्रिश्चियन कपल्स के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 है। यहाँ पर सिर्फ वाइफ को एलिमनी मिल सकती है और कोर्ट डिसाइड करती है कि ये अमाउंट लमसम होगा या पीरियोडिक मेंटेनेंस। ये अमाउंट जो है वो वाइफ की इनकम कंडीशन और हस्बैंड का फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखकर या फाइनेंशियल कैपेसिटी देखकर कोर्ट डिसाइड करती है। अगर हम पारसी लोगों की बात करें तो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 पारसी कपल्स के लिए है। इसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ एलिमनी क्लेम कर सकते हैं और कोर्ट दोनों की इनकम, असेट्स और कंडक्ट को देखकर एलिमनी डिसाइड करती है।
दोस्तों 5th नंबर पे जो आता है वो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए है। ये एक्ट भी सिर्फ वाइफ को एलिमनी देने की बात करता है। कोर्ट वाइफ की इनकम, हस्बैंड की एबिलिटी टू पे और दोनों पार्टीज की कंडक्ट को देखकर डिसीजन लेती है। दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर एलिमनी, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एलिमनी की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं एलिमनी मिलने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं जब कोर्ट डिसाइड करती है कि एलिमनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और किस अमाउंट में देनी चाहिए। तो ये फैक्टर्स उस वक्त कोर्ट देखती है ताकि एलिमनी जो हो देते वक्त किसी के साथ भी किसी तरीके की पार्शियलिटी ना हो। तो दोस्तों पहले नंबर पे जो फैक्टर आता है वो है इनकम और अर्निंग कैपेसिटी डिस्पैरिटी। अगर एक स्पाउस की इनकम दूसरे से काफ़ी कम है या वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी में लिमिटेड है तो एलिमनी का क्लेम हो सकता है। जैसे अगर वाइफ ने बच्चों को रेज करने के लिए अपने करियर सैक्रिफाइस की हो तो उन्हें सपोर्ट मिल सकता है। दूसरे नंबर पे जो हमारा फैक्टर है वो है फाइनेंशियल नीड्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोर्ट स्पाउस की फाइनेंशियल नीड्स को देखकर डिसाइड करती है कि उन्हें किस लेवल तक सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो अपनी शादी के दौरान वाली लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकें। तीसरे नंबर पे आते हैं एज और हेल्थ इश्यूज। अगर एक स्पाउस की एज ज़्यादा है या हेल्थ इश्यूज हैं जो काम करने में रुकावट डालते हैं तो वो एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। अगर शादी का ड्यूरेशन लंबा था तो ज़्यादा एलिमनी मिलने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर स्पाउस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में था। 5th नंबर पे जो हमारा फैक्टर है वो है मिसकंडक्ट। अगर किसी स्पाउस ने अडल्ट्री या क्रुएलिटी जैसी मिसकंडक्ट की हो तो एलिमनी पे फर्क पड़ सकता है। ये यूजुअली एलिमनी के अमाउंट को अफेक्ट करता है। 6th नंबर पे आता है चाइल्ड कस्टडी। अगर एक स्पाउस को बच्चों की कस्टडी दी जाती है तो उससे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है और वो स्पाउस ज़्यादा एलिमनी क्लेम कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एलिमनी कैसे कैलकुलेट होती है। इंडिया में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट अप्लाई करती है। पहले नंबर पे होता है 1/3 रूल। कुछ केसेस में कोर्ट पेइंग स्पाउस की नेट इनकम का 1/3 पार्ट एलिमनी के लिए डिसाइड कर सकती है, लेकिन ये एक रिजिड रूल नहीं है। दूसरे पे है नीड्स बेस्ड असेसमेंट। कोर्ट ये देखने की कोशिश करती है कि रिसिपेंट स्पाउस को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कितनी हेल्प चाहिए और वो लाइफस्टाइल जो उन्होंने मैरिज के दौरान एंजॉय की थी वो मेंटेन हो सके। थर्ड पे आता है एबिलिटी टू पे। पेइंग स्पाउस की फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी देखा जाता है। कोर्ट ये इंश्योर करती है कि पेइंग स्पाउस को कोई फाइनेंशियल हार्डशिप ना हो और उनके पास इनफ रिसोर्सेस हों। फोर्थ पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉडिफिकेशन। अगर किसी स्पाउस की फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई चेंजेस होते हैं जैसे जॉब लॉस, इलनेस या रीमैरिज तो एलिमनी के अमाउंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब ये सब होने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल जो हमारे क्लाइंट्स मजाक में या हस्बैंड्स मेनली मेल ये पूछते हैं कि एलिमनी अवॉइड करने का क्या तरीका है। देखिए ऐसे तो कोई तरीका नहीं है एलिमनी अवॉइड करने का, वो तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, जज का डिस्क्रिप्शन है। जज साहब जो चाहेंगे वो होगा, बट कुछ ऐसे वेज हैं जिसमें शायद एलिमनी आप अवॉइड कर सकते हो या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें आप एलिमनी को अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों पहले नंबर पे आते हैं वो स्पाउस जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपका स्पाउस अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल है और अपना घर चलाने के लिए अपनी इनकम कमाता है तो कोर्ट एलिमनी ना देने की डिसीजन ले सकती है। तो अगर आपका स्पाउस फिर से शादी कर लेता है तो एलिमनी का पेमेंट स्टॉप हो सकता है। कोर्ट देखना चाहेगी कि नया रिलेशनशिप स्पाउस की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं, बट बेसिकली तब एलिमनी ग्रांट नहीं की जाती। तीसरे नंबर पे आता है स्पाउस इज गिल्टी ऑफ एडल्ट्री और क्रूएलिटी। अगर आपके स्पाउस ने एडल्ट्री की हो या क्रूएलिटी के बिहेवियर शो किया हो तो आपके पास एक वैलिड रीजन हो सकता है एलिमनी नहीं देने का। इस केस में कोर्ट आपको एलिमनी ना देने की डिसीजन ले सकती है। 5th नंबर पे आता है इफ द डिमांड इज अनरीजनेबल। अगर स्पाउस की डिमांड एक्सेसिव है या उसकी फाइनेंशियल नीड्स एग्जरेटेड है तो कोर्ट ऐसी डिमांड को रिजेक्ट कर सकती है। तो एक और सवाल आता है कि प्रॉपर्टी में किसका क्लेम होता है एलिमनी देते वक्त। तो देखिए अगर जनरली प्रॉपर्टी आप अपने मम्मी के नाम पे लेते हैं या अपने फादर के नाम पे लेते हैं तो शायद एलिमनी देते वक्त प्रॉपर्टी में आपकी वाइफ हिस्सा ना मांग पाए, पर अगेन ये जज का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी में आपकी वाइफ को हिस्सा दे सकते हैं, पर वो एक्चुअली कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे होता है। जैसे कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है आपने उस प्रॉपर्टी में आपका वाइफ का पैसा इन्वॉल्व है या नहीं है,
अगर आपने वो प्रॉपर्टी खुद से खरीदी है तो शायद आपको एलिमनी में वो प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। तो अगर वाइफ का हिस्सा अगर उस प्रॉपर्टी में कुछ इन्वॉल्व होगा तो शायद जज साहब कह सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी में भी आपके वाइफ का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली आपको हेल्प की है वो प्रॉपर्टी लेने में। उसके बाद जिस घर में आप रहते हैं वो अगर आपके नाम पे है तो क्या उसमें आपकी वाइफ हिस्सा मांग सकती है? तो ये जज का डिस्क्रिप्शन होता है, वो हिस्सा मांग सकती है कि नहीं। पर अगर आपके बच्चे हैं तो शायद जज साहब डिसाइड कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आपकी वाइफ का भी हिस्सा होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी वाइफ ने आपको फाइनेंशियली मदद की है उसको खरीदने में, तो उसमें तो वो हिस्सा शायद क्लेम कर सकती है और उनको क्लेम शायद मिल भी जाए। दोस्तों, एलिमनी के केस में कुछ की पॉइंट्स भी याद रखना जरूरी होता है, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी ऐसी चीजें फेस करें तो आपको ये चीजें पता हो। कोर्ट जो एलिमनी डिसाइड करता है वो फाइनेंशियल नीड और लाइफस्टाइल की बेसिस पे करता है। म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड एलिमनी नहीं लेना चाहता, आपको एलिमनी देने की कोई जरूरत नहीं। और अगर वाइफ और हस्बैंड दोबारा से शादी कर ले या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो उस केस में भी शायद आपको एलिमनी ना देनी पड़े। बट अगेन ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, हम ये नहीं कह रहे, ये जज साहब डिसाइड करेंगे और ये कुछ बेसिक ग्राउंड्स हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, एलिमनी लॉस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसलिए हमेशा एक एक्सपर्ट फैमिली लॉयर से एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। लॉयर आपके केस को समझकर आपको फेयर एलिमनी मिलने में मदद कर सकते हैं या आपको एलिमनी ना देने से बचा भी सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताएं और वो सारे ग्राउंड्स बताए जिसके बेसिस पे एलिमनी क्लेम किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको एलिमनी से रिलेटेड जितने भी ग्राउंड्स हैं, लॉस हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में रिट्रेट करना था। हम कोई भी क्लेम नहीं करते कि ये सारी चीज़ें ही होंगी जैसा हमने लिखा है। एक्चुअली ये पूरा डिस्कशन जज का होता है और कोर्ट का होता है, और इसमें आपकी ज़्यादा हेल्प आपके लॉयर कर सकते हैं। एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता था मजाक में ही, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना ली जाए, क्योंकि एक हॉट टॉपिक भी है तो लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता चलेगा। तो हमेशा एक प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए, जैसे अगर रियल एस्टेट नीड्स हैं नोएडा में तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या आपको कोई कमर्शियल स्पेस चाहिए तो उसके लिए रियल्टी डार्ट बेस्ट चॉइस है। पर अगर एलिमनी से रिलेटेड कोई केस है उसके लिए लॉयर्स बेस्ट चॉइस है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए, सॉरी मुझे मत लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी एलिमनी के बारे में ये बेसिक चीज़ें पता चल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।